हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अभी तक हमने स्पेशल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्पेशल कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीनों तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ लिए हैं। नंबर 1 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, हमने पढ़ लिया था। नंबर 2 सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और नंबर 3 हम पढ़ चुके हैं स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हम पढ़ चुके हैं। मतलब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। अच्छा, तितीश मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि मैम ये जो कार्टेशियन का तो ठीक है, वो तो सिंपल, उसमें कुछ डाउट होगा भी नहीं, लेकिन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में जो हमने पॉइंट पी शो किया था उसमें पता नहीं उसको क्या डाउट था। मैं बता देती हूँ फिर भी भाई, पॉइंट पी जो है वो आपकी मर्जी है। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ कि सिस्टम आपका कोई सा भी है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है या फिर स्फेरिकल है, कार्टेशियन है, उसमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मैंने पी से शो कर दिया। आप ए से, बी से, सी से, डी से, किसी से भी दिखा दो, वो कोई पॉइंट नहीं है। हो सकता है वो ये पूछना चाह रहा हो कोऑर्डिनेट्स, भाई कार्टेशियन में है अगर पॉइंट तो हम उसको एक्स वाई जेड से शो करेंगे, लेकिन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड नहीं होंगे बल्कि रो, फाई और जेड होंगे। और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें होंगे आर, थीटा और फाई। भाई कोऑर्डिनेट्स तो डिफरेंट है। और रही बात इस नाम की, तो आपकी जैसे सुटेबल आपको लग रहा है, आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है, आप वो अल्फाबेट चूज कर लीजिए, ए बी सी डी, खूब सारे हैं, कुछ भी मान लो। समझ में आ गई। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स में है तो कोऑर्डिनेट्स में आप ध्यान रखिए, कार्टेशियन में तो हम अब तक एक्स वाई जेड यूज करते ही आ रहे हैं, सिलेंड्रिकल में हम यूज करेंगे रो, फाई और जेड। कार्टेशियन में ये तीनों पोजीशन के होते हैं, जबकि सिलेंड्रिकल में जो होते हैं रो, फाई और जेड होते हैं, और इसमें 2 पोजीशन के और 1 एंगुलर होता है कोऑर्डिनेट, ठीक है। जबकि स्फेरिकल में 2 एंगुलर होते हैं, आर, थीटा और फाई, और 1 पोजीशन का होता है और वो है आर। समझ में आ गई बात। तो कोऑर्डिनेट्स तो डिफरेंट है। अगर आप चाह रहे हो कि सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में हम दोनों पॉइंट्स के नाम भी अलग अलग लें, तो आप ए बी सी डी कुछ भी मान लीजिए, दोनों के अलग अलग ले लीजिए। मैंने तीनों सिस्टम्स के लिए पी पॉइंट मान लिया। समझ में आ गई बात, तो वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चले, अब मैं आपसे ये कह रही थी कि लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि कार्टेशियन का तो ठीक है, लेकिन सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल में मैं आपको ग्रेडियंट के आंसर्स बता चुकी थी, और बाकी कर्ल और डाइवर्जेंस के मैंने आपसे करने के लिए कहा था। आई होप आपने कर लिए होंगे। अगर कर लिए हैं तो आप अब चेक कर लेना कि आपके आंसर्स सही हैं या नहीं है। यानी कि मुझे ट्रांसफॉर्म करना था, क्या लिख करके, कर्वीलीनियर में जो फॉर्मूला है उसको ट्रांसफॉर्म करना था इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सिलेंड्रिकल। समझ में आ गई बात। तो मैं आपको बता देती हूँ, ग्रेडियंट का मैं नहीं बता रही हूँ, मैं पहले बता रही हूँ सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में डाइवर्जेंस, यानी कि किसी भी वेक्टर ए का जो डाइवर्जेंस है वो इन सिलेंड्रिकल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल फॉर्म, आपने डाइवर्जेंस के लिए आप जानते ही हो कि कर्वीलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस का क्या फॉर्मूला है, उसको हम फाइंड आउट कर चुके हैं। मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, ठीक है। डाइवर्जेंस का होगा, आपने ये निकाला होगा 1/रो डेल बाई डेल रो, रो ए फाई, रो ए रो प्लस डेल बाई डेल फाई ए फाई, है ना, प्लस डेल बाई डेल जेड रो ए जेड। ये आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हो तो भी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर सकते हो। आप इस 1/रो को अंदर ले जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/रो डेल बाई डेल रो, रो ए रो। अब इसमें भी आप अंदर लेकर जाओगे तो क्या आएगा 1/रो डेल बाई डेल फाई और साथ में ए फाई, ठीक है। अब और अंदर लेकर के जाओगे तो क्या आएगा 1/रो, ठीक है। अब ये देखो, ये जो डिफरेंशिएशन है वो z के रिस्पेक्ट में है, तो इसमें रो का कोई काम नहीं है। मैं इस रो को ब्रैकेट से बाहर निकाल लूंगी और ये रो और जाएगा, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा डेल बाई डेल जेड और साथ में ए जेड। समझ में आ रही है। तो डाइवर्जेंस ए ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा और इसकी अच्छी सी हमने थोड़ा सा उसको सॉल्व करके लिख दिया। समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका कर्ल, यानी कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल को क्या लिखेंगे, तो कर्ल होगा आपका जो आप आई जे के लिखते हो उसकी जगह पर ई रो कैप, रो ई फाई कैप और ई जेड कैप। ये रो कहाँ से आया, आप एक्चुअली क्या लिखते हो, फॉर्मूला क्या था कर्ल का हमारा, H1 E1 कैप, H2 E2 कैप, H3 E3 कैप। तो ये क्या है, H1 H2 H3 की वैल्यू आई थी 1 रो और 1, तो ये रो वहाँ से आया है। जिसने किया है उसको पता होगा कि ये कहाँ से आया है, ठीक है। फिर था आपका डेल बाई डेल रो, डेल बाई डेल फाई और डेल बाई डेल जेड, ए रो
रो ए फाइव और ए जेड, हाँ ठीक है। अब ये रो भी वहीं से आया है, H2 की वैल्यू है जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। समझ में आ गई? तो आप अपने आंसर्स चेक कर लेना, या तो आपने ये निकाला होगा, अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है आपका कर्ल। बात समझ में आ गई आपका? तो ये तो हो गया आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है। अब आप देख लीजिए स्फेरिकल फॉर्म में। स्फेरिकल फॉर्म में आपने ग्रेडियंट तो कर लिया होगा, है ना। मैंने ग्रेडियंट का नहीं बताया था, तो ये लो ग्रेडियंट का बता देती हूँ। क्या आएगा? ई आर कैप डेल फाई बाई डेल आर प्लस ई थीटा कैप अपॉन आर डेल फाई बाई डेल थीटा, है ना। आर थीटा और फाई लिए थे हमने कोऑर्डिनेट्स, इसलिए प्लस ई फाई कैप अपॉन आर साइन थीटा डेल फाई अपॉन डेल फाई। अब 2 फाई आ गए तो आप वहाँ पे कैपिटल ले लें, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और नीचे वाला फाई तो हमारा स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो आ रहे हैं ना नीचे आर और आर साइन थीटा, ये क्या है? H1 H2 H3 की वैल्यू। H1 की वैल्यू तो 1 थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाई है। H2 की वैल्यू है आर, और H3 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके थे आर साइन थीटा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके। अब आइए आप डाइवर्जेंस ऑफ ए इन स्फेरिकल फॉर्म, ठीक है। क्या आएगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डेल बाई डेल आर। आई होप आपने सही किया होगा, तो आपका यही आया होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल थीटा ए थीटा आर साइन थीटा, ठीक है, प्लस डेल बाई डेल फाई ए फाई इंटू आर, ठीक है। तो अगर आपने ये निकाला है तो सही है, ये गलत नहीं है। पर वही जैसे हमने सिलेंड्रिकल फॉर्म में 1 अपॉन रो को अंदर ले गए थे, ऐसे ही आप इसको अंदर ले जा करके एडजस्ट कर सकते हैं ना, वो भी बता देती हूँ मैं आपको। तो क्योंकि कई बार प्रूव करने के लिए आ जाता है तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये निकाला था, ठीक है। तो इसलिए बता रही हूँ मैं आपको, दूसरी फॉर्म में अंदर लेके जाओ इसको, तो क्या होगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा को अंदर लेके जाओगे तो ये जो डिफरेंशिएशन है वो आर के रेस्पेक्ट में, राइट। तो मैं आर स्क्वायर को तो बाहर नहीं निकाल सकती, ए आर को भी बाहर नहीं निकाल सकती, क्योंकि ए आर होगा इन फॉर्म ऑफ आर, ठीक है। बट मैं साइन थीटा को तो बाहर ले सकती हूँ, तो साइन थीटा जब बाहर आएगा इस डिफरेंशिएशन से, तो इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर ए आर और आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही आप नेक्स्ट टर्म में लेकर जाओगे 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा को, तो अब की बार आप आर को बाहर ले सकते हो ना, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 1 अपॉन आर साइन थीटा। साइन थीटा को मैं बाहर नहीं ले सकती, क्यों? क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। अंदर क्या बचेगा? ए थीटा साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, और डेल बाई डेल थीटा, ठीक है भाई। इसके बाद है आपका 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा को अंदर लेके जाओगे इसके लिए, तो अभी फाई के रेस्पेक्ट में है, तो आप क्या कर सकते हो? ले जाओ इसको अंदर पूरे को, तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई, और क्या बचेगा? ए फाई। समझ में आ गई? तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट फॉर्म है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा ये, ठीक है। ओके, अब देख लीजिए आप कर्ल ए कितना होगा? कर्ल ए को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप बाहर लिखोगे 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कहाँ से आया? 1 अपॉन H1 H2 H3 बाहर होते हैं, तो H1 था 1, H2 था R और H3 था R साइन थीटा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर आप लिखते हो आई जे के, पर आप यहाँ पे क्या लिखोगे? ई आर कैप आर ई थीटा कैप और आर साइन थीटा ई फाई कैप, राइट। फिर आप लिखेंगे डेल बाई डेल आर डेल बाई डेल थीटा डेल बाई डेल फाई। एक दो बार आप जब पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, खुद याद हो जाएगा पूरा कि कहाँ किसके बाद क्या करना है। अब देखो ये ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे H1E1 कैप H2E2 कैप H3E3 कैप लगते हो, तो H2 की वैल्यू पता है, H3 की पता है, रटने की जरूरत ही नहीं है आपको। जो सिंपल अगर आप चीज़ों को फॉलो करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या करना है आगे। कुछ चीज़ भूल भी जाओगे तो अगर आप रटने बैठोगे ना इसको, मेरे को पता है आप सुबह भूल जाओगे, नहीं याद कर सकते। फिजिक्स रटी जा ही नहीं सकती। इवन जो टर्म्स याद करने की होती है ना उनमें भी लॉजिक लगाया जाता है ताकि वो लॉजिकली दिमाग में रह सके, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? ए आर और आर ए थीटा और आर साइन थीटा ए फाई। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो ये आपके सारे हो गए, ठीक है। मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रही हूँ, ठीक है। देखें
नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैकोबियन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, देखें जैकोबियन। ठीक है भाई, देखिए जैकोबियन क्या होता है, ये नई चीज़ है, आपने पहले नहीं पढ़ी भाई। जो चीज़ नहीं पढ़ी तभी तो हम पढ़ेंगे इस साल में, है ना, तो बहुत सारी नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। जो चीज़ पढ़ ली वो तो केवल इंट्रोडक्शन में पढ़ा जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट चैप्टर हो सकता है आपका, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हो सकता है इंट्रोडक्शन, जो कि रिलेटेड होगा लास्ट क्लास से। ठीक है, बट अब जितनी भी चीज़ें आएंगी वो नहीं होंगी, बट ये है कि उनमें कॉन्सेप्ट काम आएंगे आपकी लास्ट क्लासेस के। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चलेंगे आपके। तो मैथमेटिकल में प्योर मैथमेटिक्स चलेगी और प्योर फिजिक्स चलेगी, समझ में आगे बात। तो दोनों का मिश्रण चलेगा आपका, ये ध्यान रखें आप। जैकोबियन को समझे, जैकोबियन क्या होता है। देखिए जैकोबियन होता है एक्चुअली, सपोज करें आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, है ना, x और y। ठीक है, जो x है आपका वो है डिपेंडेंट, ठीक है, और जो y है आपका वो भी डिपेंडेंट है। ठीक है, जो x है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, u और v पर, और जो y है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो भी डिपेंड कर रहा है u और v पर। बात समझ में आ रही है। तो x एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आश्रित चर, और y जो है वो भी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गई। लेकिन जिन पर ये आश्रित हैं u और v, वो दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे। तो x और y मैं बता देती हूँ, x एंड y आर डिपेंडेंट वेरिएबल, whereas u and v are independent। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र चर। ठीक है, तो एक्स वाई डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और u और v हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस केस में जो आपका जैकोबियन होगा जे, वो किस तरीके से लिखा जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है। जैकोबियन को कैपिटल जे से शो किया जाता है और इसको हम ब्रैकेट में बताते हैं इन फॉर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। बट अगर आप इन दोनों की फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक्स वाई और यू वी की फॉर्म में, जहाँ पे एक्स और वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स वाई दोनों डिपेंड कर रहे हैं यू वी की फॉर्म में, तो एक्स वाई अपॉन यू वी करके आप इसे शो कर सकते हैं। ठीक है, चले कैसे शो किया जाता है, यहाँ ध्यान से देखें। एक डिटर्मिनेंट से शो किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप x का डिफरेंशिएशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में, फिर आप x का करेंगे v के रेस्पेक्ट में, सेम y का करेंगे u के रेस्पेक्ट में और y का करेंगे v के रेस्पेक्ट में। क्यों करेंगे, क्योंकि x और y दोनों ही u v के फंक्शन हैं। बात समझ में आ गई। तो डेल x बाई डेल u। ठीक है, अब जब आप u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेकेंड वेरिएबल कॉन्स्टेंट होगा, v कॉन्स्टेंट। ठीक है, फिर आप x का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x का करेंगे आप v के रेस्पेक्ट में और u को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। तो ध्यान से देखें, सिंपल सा टॉपिक है, अपनी क्यूरियोसिटी को थोड़ा लगाम दें और पहले सिर्फ देखें। ठीक है, फिर जब आपके x के दोनों के रिस्पेक्ट में हो गए, पहले के रिस्पेक्ट में किया तो सेकंड वेरिएबल कांस्टेंट हो गया और दूसरे के रिस्पेक्ट में किया तो पहला वेरिएबल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर y का करेंगे और पहले करेंगे u के रिस्पेक्ट में, v को कांस्टेंट कर देंगे, फिर हम करेंगे v के रिस्पेक्ट में और u को कांस्टेंट कर देंगे। पहला तरीका जैकोबियन को दिखाने का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे आपने x के दोनों डिफरेंशिएशन एक रो में दिखा दिए, सेम आप x के दोनों डिफरेंशिएशन एक कॉलम में भी दिखा सकते हैं और नेक्स्ट कॉलम में फिर y के दिखा सकते हैं। ठीक है, तो उनको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, x का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट और x का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट, फिर y का u के रेस्पेक्ट में v कांस्टेंट और y का v के रेस्पेक्ट में u कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है कि x के दोनों डिफरेंशिएशन आप एक कॉलम में, एक रो में, और y के दोनों डिफरेंशिएशन एक रो में शो कर सकते हैं। सेम आप x के दोनों डिफरेंशिएशन एक कॉलम में और y के दोनों डिफरेंशिएशन अदर कॉलम में भी शो कर सकते हैं। तो दोनों तरीके सही हैं, यानी कि जैकोबियन को ऐसे भी शो किया जा सकता है, ऐसे भी शो किया जा सकता है, बोथ मेथड्स आर करेक्ट। तो क्वेश्चन आपका अगर आएगा जैकोबियन पे, क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे इसका न्यूमेरिकल आता है। तो अगर आपका आता है क्वेश्चन तो वो आपका जैकोबियन ऐसे भी लिख सकता है, सिंपल एक्स और वाई, और वो बता देगा कि एक्स वाई किस पर डिपेंड है। हो सकता है पी क्यू पर डिपेंड हो, तो वो तो वेरिएबल है, नाम वो चेंज कर सकता है बट कंसेप्ट विल बी सेम। ठीक है,
तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो आप अपनी मर्जी से कैसे भी शो कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है। तो आप जैकोबियन को ऐसे दिखा सकते हैं, फिर ये उसकी फॉर्म है, खोल के बताया है मैंने, आप या तो ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए। बात समझ में आ गई। तो जैकोबियन जो है एक्चुअली वो एक तरीके से फंक्शन होता है 4 वेरिएबल्स का, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं डिपेंडेंट और 2 वेरिएबल्स होते हैं इंडिपेंडेंट। 2 वेरिएबल्स जो डिपेंडेंट होते हैं वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर डिपेंड करते हैं, और किस तरीके से डिपेंड करते हैं वो हमने इस इक्वेशन में बता दिया। समझ में आ गई। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी, ठीक है, जिसमें से सारी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, बट एक प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, और उसके बाद फिर हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई बात। फिर भी कोई इश्यू है आपको टॉपिक को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू।